हाँ जी, आई होप ये पिछली वाली स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इस वाली स्लाइड में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो यूरोप में कैसे फैली। मतलब यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर बहुत सारे देश हैं, तो कौन लेके आया यूरोप में ये टेक्नोलॉजी। पिछली वाली स्लाइड में चाइना और जापान का आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया, और उसके बाद चाइना और जापान, उसके बाद कोरिया पहुंची, उसके बाद यूरोप में फैल गई। तो प्रश्न ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हाँ भाई यूरोप में कैसे फैली। तो इसकी मेन हेडिंग है प्रिंट कम टू यूरोप। जो प्रिंट था, टेक्नोलॉजी था वुड ब्लॉक वाली, वो यूरोप में कैसे आई, कौन लेके आया। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूंगा वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाय मार्को पोलो। ठीक है, ये मार्को पोलो जी की पिक्चर देखो आप, ये क्या थे, इटली से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये ना क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोर करते रहते थे, मतलब घूमते रहते थे। ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है, जो ऐसा पर्सन जो शिप के जरिए या कैसे भी जरिए क्या है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, वंडरिंग करता है बिजनेस के लिए या कुछ भी उसका पर्पस हो सकता है। ठीक है, तो ये बंदा जो था ना मार्को पोलो, ये क्या था, इटालियन था। ठीक है, तो बेसिकली इटली का था, ये चाइना में गया। ठीक है, चाइना में कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई थी, प्रिंट टेक्नोलॉजी। वहां से वो प्रिंट टेक्नोलॉजी की नॉलेज इटली में लेके आया, और इटली में लेने के बाद वो पूरे यूरोप में फैल गई। बस यही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, हिंदी में समझ आ गई ना। अब बढ़ते हैं, इसको लाइंस देते हैं इंग्लिश में कैसे इसको लिखेंगे। ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोरेशन ऑफ चाइना, मतलब चाइना के घूमने के बाद, चाइना में विजिट करने के बाद, ही रिटर्न टू इटली। इटली आए वो कब, 1295। 1295 को इटली में विजिट किया उन्होंने। ठीक है, विद वुड ब्लॉक नॉलेज। कौन सी नॉलेज के साथ, वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग चाइना में स्टार्ट हुई थी। तो बेसिकली पता है क्या होता है, जब किसी भी जगह पर कोई नॉलेज आती है ना, कोई इन्वेंट होती है, कोई चीज़ पता लगती है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर कोई दूसरे देश का हमारे पास आ जाए, ठीक है, तो हम उसको ये चीज़ सिखा दें, हाँ भी नई चीज़ है, तो वो आगे जाके खुद अपने देश में या जिस जगह पर वो रहता है वहाँ पर जाके फैला देगा। ऐसी बात होती है ना। तो बेसिकली आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया कि कौन लेके आया, इटली में। ठीक है, इटली में। तो इसको बेसिकली बोला जा सकता है, पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी चाइना में आई, फिर जापान में, फिर साउथ कोरिया में, फिर इटली में, फिर पूरे यूरोप में। ठीक है, ऐसे बोला जा सकता है, ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये उसका, ये किसका, मार्को पोलो जी का, हिज कंट्रीब्यूशन, इसका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क पोलो। ठीक है, तो आपने पूरा लिखना है कि जो चाइना में विजिट किया उन्होंने, कब आया। ठीक है, उसके बाद वो इटली का था, वो सारी बातें लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा दूंगा, और नीचे क्वेश्चन आंसर में विद हिंदी के साथ बढ़िया लाइंस आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं, इसका रिजल्ट क्या निकला अगर आपको आ जाए कि जो इटली से नोजल इटली से नहीं, सॉरी, चाइना से जो नॉलेज लेके आए थे मार्क पोलो जी, तो उसका रिजल्ट क्या निकला। बाय दिस इटली नो अबाउट दिस टेक। इटली वाले लोग भी इस टेक्निक को जानने लगे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को। ठीक है, एंड दिस वुड ब्लॉक मेथड स्प्रेड मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप। हाँ जी, उसके बाद यूरोप के कई सारे पार्ट्स में ये फैल गया, मतलब ये इतना बोल सकते हैं कि पूरे यूरोप में छा गया ये वाला मेथड। ठीक है, अब एक ना आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, देन पेपर फ्रॉम चाइना। पेपर ना प्रिंट करने के लिए चाइना से मंगवाया गया, किसके लिए, वुड ब्लॉक के लिए। अब ऐसे तो है नहीं कि वुड ब्लॉक लेके आ गए वो ओनली नॉलेज, उसको तो ये भी पता है ना, जब पेपर चाइना में इन्वेंट हुआ तो पेपर के ऊपर ही छापेंगे। ठीक है, हाथ के ऊपर तो भी छापेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट आता है सिल्क रूट का। ठीक है, मैं पिक्चर दिखाऊंगा फिर सिल्क रूट की, फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तब पहले कॉन्सेप्ट समझो। देन पेपर फ्रॉम चाइना फॉर प्रिंट। प्रिंट करने के लिए पेपर कहाँ से इंपोर्ट करते थे, इटालियन, तो वो कहाँ पर करते थे, यूरोप या इटालियन, सारे यूरोप वाले चाइना से इंपोर्ट करते थे। किसके थ्रू आता था वो, सिल्क रूट। सिल्क रूट, ये पिक्चर देखो पहले, सिल्क रूट। सिल्क रूट ऐसे नहीं कि सिल्क से बना होगा, सिल्क रूट की वीडियो भी दिखाता हूँ मैं आपको अभी। सिल्क रूट क्या होता है, जब बहुत सारे देशों को आपस में मिलाता है ऐसा रूट, ऐसी गली। मान लो आपके नुक्कड़ पे कोई करियाने की गली है या कोई भी बुक शॉप है, तो वो जो गली है जो आपके घर को उस दुकान से जोड़ती है, तो उस गली को बोला जाता है ना कि हाँ भी हमारी मेन गली है, मेन सड़क है, तो वो सड़क समझ लो सिल्क रूट ही है। ठीक है, तो सिल्क रूट अगर आपको आ जाए कि व्हाट इज द सिल्क रूट, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ट्रेड नेटवर्क। एक ट्रेड का नेटवर्क है, पुराने समय से चलता आ रहा है। डैट कनेक्ट, जो जोड़ता है चाइना, चाइना को
एंड ईस्ट कंट्रीज, जो वर्ल्ड में ईस्ट में कंट्रीज हैं उसको चाइना के साथ। इन यूरोप, यूरोप में जो ईस्ट की कंट्रीज हैं और चाइना को जोड़ता है, और किसके साथ जोड़ता है, और भी चीज़ों को जोड़ता है, एंड द मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट वाले देशों को भी जोड़ता है। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, एक दो बार इसको सुनोगे या बोलोगे या प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह याद आ जाएगा। सिल्क रूट क्या होता है, जो चाइना, ईस्ट कंट्री इन यूरोप एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज को आपस में जोड़ता है, उसको सिल्क रूट बोलते हैं। आई होप ये फुल सिनेरियो आपको अच्छी तरह समझ आ गया। कौन सा, एक तो हमने मार्क पोलो के बारे में पढ़ा है, ठीक ठीक है, उसके बाद पेपर कहाँ से आता था, यूरोप में चाइना से, और सिल्क रूट क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी इसके नीचे क्वेश्चन बनेंगे ना, आपने बस उसको रीड आउट करना है, जैसे जैसे एक स्लाइड बनती रहेगी उसके नीचे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने सभी देशों का किया है ना, हाँ भी अब टेक्नोलॉजी आ गई, इसका यूज़ भी तो करेंगे ना, वैसे ही यूज़ ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन यूरोप, यूरोप में किस किस पर्पस के लिए वो लोग यूज़ करते थे इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को। ठीक है, पहला रिलीजियस पिक्चर्स, रिलीजियस धार्मिक पिक्चरों को, पता है क्या है, सिर्फ राइटिंग ही नहीं छापते थे, टेक्नोलॉजी तो पता चली गई ना, तो उसके ऊपर पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते थे बार बार। अगर कोई धर्म की से रिलेटेड बुक्स लिखनी है तो उसके ऊपर ऐसे छपा के वो लोग क्या करते थे, उसको धार्मिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ करने लगे, बुक्स के लिए, अपनी किताबों के लिए, आम प्लेइंग कार्ड्स के लिए, प्लेइंग कार्ड्स तो आपको पिछली बार भी करवाया था, और एक्सेप्ट्रा, भाई एक्सेप्ट्रा में सारी चीज़ें आ जाएंगी, नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा वो नीचे आ जाएगा नोट्स में। ठीक है, आई होप पहली बात। दूसरी बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई। ठीक है, अगली बात, अब पता है क्या है, टेक्नोलॉजी चाहे नई हो चाहे कोई भी लेटेस्ट हो, ऐसा तो नहीं सभी लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब ना उस समय जो हाथ से लिखने वाले भी थे लोग, वो भी, अब मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऐसे तो नहीं पुरानी बंद ही हो जाती है। ठीक है, चलती रहती है वो भी साथ साथ, तो वैसा ही कुछ आपने कुछ कॉन्सेप्ट आगे करवाने जा रहा हूँ। बट नोट, नोट क्या है, जो लग्जरी एडिशंस होते हैं, जो राजे महाराजा नहीं, रिच पर्सनस के लिए होते हैं लग्जरी एडिशन, तो वो लोग किसके ऊपर डिपेंड नहीं थे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं थे उस समय। तो लग्जरी एडिशन स्टिल हैंड रिटन, वो स्टिल हैंड रिटन होते थे, अब भी साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा मैं, अब मान लो कोई एप्पल का नया लेटेस्ट वर्जन आ जाए तो ऐसा नहीं पुराना उसी टाइम बंद हो जाता है, चलते रहते हैं भाई, चलते रहते हैं। ठीक है, तो लग्जरी एडिशन अगर आपको आ जाए कि कौन से एडिशन स्टिल हैंड रिटन से चलते चलते थे उस समय, तो लग्जरी एडिशन मतलब जो बहुत ज़्यादा लग्जरी होते थे, जो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। ठीक है, ऑन वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वेलम। ठीक है, वेलम का मतलब क्या होता है कि किसी भी जानवर की चमड़ी से बना हुआ एक लेटर, उसको बोलते हैं वेलम। ठीक है, लग्जरी एडिशन किसके ऊपर लिखा जाता था, वेलम के ऊपर। वेलम मतलब जानवरों से बनी हुई चमड़ी, जानवर की चमड़ी से बना हुआ पत्र। ठीक है, किसके लिए होता था, वो रिच समाज में जितने भी लोग अमीर थे ना, वो वेलम का यूज़ करते थे। और एक कॉन्सेप्ट और, अब मान लो लिखने की बात आई ना, तो आपने अगला कॉन्सेप्ट याद रखना है आपके रीडर के अकॉर्डिंग, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है, ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग, जिसकी ब्यूटीफुल और स्टाइलिश हैंड राइटिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, कैलीग्राफी। अब लिखने की बात आती है ना, अगर रॉयल की बात करेंगे, महंगे पत्रों की बात करेंगे, तो वो सुंदर हैंड राइटिंग में होते थे उस समय। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है स्क्राइब्स के बारे में। स्क्राइब्स, इसको याद रखने का तरीका, जो सब्सक्राइब होता है, कर ही दो मेरा चैनल साथ साथ। ठीक है, देखते देखते स्क्राइब्स, सब्सक्राइब से याद रख लो, वो सब्सक्राइब का मतलब कुछ और होता है, ये स्क्राइब का मतलब कुछ और होता है। स्क्राइब भी थे उस समय। स्क्राइब्स क्या होते हैं, पर्सन हु राइट्स बुक्स, जो लेटर्स लिखते थे, बुक्स लिखते थे, ये बड़े महंगे थे स्क्राइब्स उस समय, क्योंकि इनकी मात्रा कम थी और इनकी डिमांड भी ज़्यादा थी। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि मार्क पोलो के बारे में, ठीक है, और उस सिल्क रूट के बारे में, और उसके बाद यूजेस ऑफ प्रिंटर के बारे में, सॉरी प्रिंटिंग के बारे में, और जो लग्जरी एडिशन वेलम के ऊपर लिखे जाते थे उसके बारे में, और कैलीग्राफी के बारे में, और स्क्राइब्स के बारे में। स्क्राइब्स कौन से पर्सन थे जो बुक्स लिखते थे कैलीग्राफी के साथ, सीधी सी बात है। ठीक है, एक बात आपने नोट ही रखनी है, नोट अप्रोक्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 स्क्राइब्स, 50 स्क्राइब, सब्सक्राइब बोल दिया, सॉरी 50 स्क्राइब्स वर्कड फॉर वन बुक सेलर, एक बुक सेलर के लिए 50 से लेके 60 तक अप्रोक्स 50 स्क्राइब्स काम करते थे। मान लो बुक सेलर के पास एक ऑर्डर आ गया लग्जरी, तो उनको स्क्राइब्स को दे देता था, हाँ भी आप लिख दो। ठीक है, डेट टाइम, उस टाइम में। ठीक है, अब
ये बहुत ज़्यादा महंगा था, आम बंदे के बस के बाद नहीं था कि हाँ वो लग्जरी एडिशन पड़े। दैट्स वाई हैंड प्रिंटिंग वाज वेरी एक्सपेंसिव। इससे लिए जो स्क्राइब्स लिखते थे, अब लिखने में टाइम तो लगेगा ना, तो अगर टाइम लगेगा सुंदर राइटिंग में, और एनिमल्स की चमड़ी के ऊपर लिखते थे, वो तो टाइम तो लगेगा और एक्सपेंसिव भी थे, तो आम बंदे के बस की बात नहीं थी वो खरीद सके, ठीक है। तब एक बंदे की एंट्री होती है, देन एंट्री ऑफ जॉन इब्राहिमी जॉन गुटनबर्ग, ठीक है। तो आपके मन में बड़ा बढ़िया सवाल आ रहा होगा, हाँ भी जॉन गुटनबर्ग ने क्या किया, ठीक है। इसने एक इन्वेंशन की थी जो आगे जाके पूरे फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें